एवरीवन, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब की टू वर्ड पार की सीरीज को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने शुरुआत की थी इडियम्स एंड फ्रेजेस की। और इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरों की, और उसमें हमने कुछ पार्ट्स पहले ही कवर कर लिए थे। आज जो हम कवर करेंगे वो पार्ट नंबर 10 है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि 9 पार्ट तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 10 है, मतलब मुहावरे, जो मुहावरे होते हैं उनका ये पार्ट नंबर 10 है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और इसमें भी हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे और ये भी देखते हैं, क्योंकि अभी तक हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि आज इस सेशन में हम कौन से लेटर से शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए डालते हैं एक नजर। इन दिस सेशन वी विल लर्न, क्या पढ़ने वाले हैं हम? इडियम्स स्टार्टिंग विद लेटर एम, idioms starting with letter N and idioms starting with letter O। मतलब इस सेशन में हम 3 तरह से idioms पढ़ेंगे, 3 तरह के idioms पढ़ेंगे। वो कौन कौन से? एक तो वो idioms या वो मुहावरे जिनकी शुरुआत होती है लेटर M से। इसी तरह से हम उन idioms को पढ़ेंगे जिनकी शुरुआत होती है लेटर N से, और वो idioms जिनकी शुरुआत होती है लेटर O से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, करते हैं इस सेशन का जय श्री गणेश। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इडियम्स स्टार्टिंग विद लेटर एम। तो यहाँ पर की टू वर्ड पार का कौन सा पार्ट है? ये इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें हम लोग वो इडियम्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एम से स्टार्ट होते हैं। और ये 451, मतलब हम इस वक्त जो आ चुके हैं, हमने ये 1 से कहीं स्टार्ट किए थे और अब हम 451 मतलब 451 नंबर के इडियम पर हैं, और जिसमें कि हम एम से स्टार्ट होने वाले इडियम्स को कवर कर रहे हैं। हम यहाँ पर इडियम्स के ना ही हम सिर्फ इडियम्स को देखेंगे, बल्कि उसके मीनिंग को भी समझेंगे, और साथ ही साथ उसका किस तरह से वाक्यों में प्रयोग किया जा सकता है उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इडियम हमारे पास यहाँ आ जाता है, माइंड वंस ओन बिजनेस। आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें, दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना करें। मतलब दूसरों के काम में दखल ना देना, अपना ही काम करना। तो जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपना ही काम करे और दूसरों के काम में टांग ना अड़ाए या दखलबाजी ना करे, दखल अंदाजी ना करे, तो उसको बोला जाता है माइंड योर ओन बिजनेस। या सपोज कीजिए 2 व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ये जो बी है, ये और ए और बी दोनों नेबर्स हैं एक दूसरे के। अब बी क्या कर रहा है? ए के हर पर्सनल अफेयर में जाकर दखल अंदाजी करता है, इंटरप्ट करता है बार बार। तो ए को गुस्सा आ गया एक दिन, उसने कहा माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपना काम करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, है ना, तुम अपना काम करो। ठीक है। तो माइंड योर ओन बिजनेस एक थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन होता है जब हम किसी से कहते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के हमें परेशान कर रहा है या हमारे पर्सनल अफेयर्स में ज्यादा ही इंटरवीन करने की कोशिश करता है, हस्तक्षेप करता है, तो हम उसको गुस्से में कह सकते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम देखो तुम। ठीक है, दूसरों के काम में दखल मत दो। तो ये इस तरह से हम लोग माइंड योर ओन बिजनेस या माइंड वंस ओन बिजनेस का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसे सेंटेंस में कैसे लिखना है? माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल अफेयर्स। मतलब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि अपना काम देखो, मेरे काम में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो इंटरफेयर मतलब बीच में डिस्टर्ब करने की, बीच में टांग अड़ाने की, है ना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तो वो हो जाता है माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब तुम अपना काम देखो। ओके, या तुम अपने आप को देखो। ओके, तो इन दैट मैनर यू कैन से माइंड योर ओन बिजनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है, देखिए आप अगर सपोज कीजिए घूमने जा रहे हैं, है ना, आपको बोटिंग करने का मन है, लेकिन जो बोट थी उसका टाइमिंग था और वो चल पड़ी, मतलब आपने उसको मिस कर दिया। मतलब आपने जो अपॉर्चुनिटी थी उसको मिस कर दिया। तो किसी अवसर को खो देना मतलब लूज द अपॉर्चुनिटी या मिस द अपॉर्चुनिटी। मिस द बोट मतलब मिस द अपॉर्चुनिटी, आपने किसी अवसर को खो दिया, किसी अपॉर्चुनिटी को खो दिया। कोई सी भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो आपने किसी अपॉर्चुनिटी या किसी अवसर को खो दिया, दैट इज कॉल्ड मिस द बोट। ठीक है, कोई अवसर खो देना। इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिम टू मेक अ प्रॉफिट, बट चूजी एज ही इज, ही मिस द बोट। मतलब वो उसके लिए एक सुनहरा मौका था, या वह उसके लिए एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट इसमें से बना सकता था, लेकिन वो इतना चूज़ी है, इतना फ़ेस्टिडियस है, इतना नखरेबाज़ है, या उसे इतना पता नहीं क्या नखरे हैं उसके, कि उसने मिस द बोट मतलब उसने अपॉर्च्युनिटी को खो दिया या उसने अवसर गँवा दिया।
ओके, तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं मिस द बोट। तो अब आप भी इस फ्रेज़ को अपने सेंटेंसेस में अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको किसी को कहना हो कि भई तुमने तो अवसर गँवा दिया या तुमने तो अवसर खो दिया या आपने तो अवसर का फ़ायदा नहीं उठाया, तो आप उसे बोल सकते हैं यू हैव मिस्ड द बोट। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट वांट टू मिस द बोट दिस टाइम। मैं इस बार इस अपॉर्च्युनिटी को नहीं खोना चाहता। ओके, तो आई डोंट वांट टू मिस द बोट। ओके, तो इस तरह से भी हम लोग इस सेंटेंस को या इस इडियम को अलग-अलग सेंटेंसेस में प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की ओर। अब हमारा 453 इडियम है। इडियम क्या है भई? मूट पॉइंट। अब मूट पॉइंट का क्या मतलब होता है? मूट पॉइंट मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा मुद्दा है जिस पे डिबेट हो सकती है ना? तो वो होता है मूट पॉइंट मतलब विवाद का विषय। तो अगर कोई भी विवाद विवाद मतलब लड़ाई झगड़े का जो विषय है, तो वो क्या हो जाता है मूट पॉइंट। सपोज़ कीजिए कि आपकी सोसाइटी है या आपके कोई आस अड़ोस-पड़ोस है या आपका मोहल्ला है और उसमें कोई लड़ाई हो जाती है। तो आप पूछेंगे कि बताओ भाई मूट पॉइंट क्या है ना? मतलब मुद्दा क्या है? किस बात पर लड़ाई हो रही है? विवाद का विषय क्या है? सपोज़ आप में या किसी में भी या आपके घर में कोई 2 जनों में आर्गुमेंट हो जाए, तो सबसे पहले आती है इस लड़ाई की जड़ क्या है ना? तो दैट इज़ मूट पॉइंट। अब जड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? रूट, है ना? तो उस रूट से ही आप क्या याद कर सकते हैं? मूट। तो मूट पॉइंट मतलब वो जो रूट है, लड़ाई की जो रूट है मतलब जड़ है, उसको जानना मतलब विवाद का विषय। तो दैट इज़ कॉल्ड मूट पॉइंट। Whether school children should be given sex education or not is a moot point। कि स्कूल चिल्ड्रन को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए या नहीं, ये भी विवाद का एक विषय है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम पे जो कि 454th पे नंबर पे है, दैट इज मोर हेवन एंड अर्थ। सॉरी, मूव हेवन एंड अर्थ। मूव हेवन एंड अर्थ। हेवन हम बोलते हैं स्वर्ग के लिए, अर्थ मतलब धरती। तो इसका मीनिंग हो जाता है किसी काम के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना। अब सोचिए आपने धरती, कहते हैं ना धरती और अंबर हिला दूंगा, है ना? तो ये बिल्कुल उसी की तरह है कि किसी काम के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना मतलब टू ट्राई हार्ड, टू ट्राई हार्ड और टू वर्क वेरी हार्ड। ओके, टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा मेहनत करना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना। ओके, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि मूव हेवन एंड अर्थ मतलब धरती अंबर हिला देना। तो धरती अंबर हिला देना, ये अंबर हो गया, धरती हो गई। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना धरती अंबर एक कर दिया, धरती अंबर हिला दिया। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं क्या होता है। ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू फाइंड आउट अबाउट द मर्डरर। कि वो धरती अंबर हिला देगा सिर्फ और सिर्फ मर्डरर को ढूंढने के लिए। वो पूरी मतलब पूरा जोर लगाएगा, पूरी तरह से कोशिश करेगा, अत्यधिक प्रयत्न करेगा किसी भी तरह से मर्डरर को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट इडियम पे आ जाते हैं, नेकेड आई। इसका मतलब होता है किसी उपकरण की सहायता के बिना देखना। मतलब जैसे आप ऐसे ही आईज से देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कभी-कभी अगर एक्लिप्स होता है, जैसे सोलर एक्लिप्स होता है, ल्यूनर एक्लिप्स होता है, तो आपको कहा जाता है कि नेकेड आई से मत देखना। मतलब या तो आप एक्स-रे का यूज़ करें या आप आई ग्लासेस का यूज़ करें या फिर आप किसी मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करें, टेलीस्कोप का यूज़ करें, लेकिन नेकेड आई से मतलब ऐसे ही सिंपल जैसे हमारी आईज़ है, जैसे मैं इस वक़्त आपको देख रही हूँ, तो अगर आप ऐसे ही आईज़ से किसी को देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड नेकेड आई। और अगर मान लीजिए आप चश्मा लगाकर मतलब कोई उपकरण आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप टेलीस्कोप यूज़ करें, चाहे आप आई ग्लासेस यूज़ करें, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करें, मतलब अगर आप आँखों पे कुछ ना कुछ रखकर फिर उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो वो नेकेड आई नहीं होता है। लेकिन नेकेड आई कब होता है? जब बिल्कुल सिंपल अपनी आँखों से आप देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेकेड आई। सेंटेंस, यू कैन नॉट लुक स्ट्रेट एट द सन एट नून विद नेकेड आई। कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही आंखों से सन को एकदम नहीं देख सकते दोपहर के वक्त में। तो जब एक्लिप्स होता है तब भी हमको मना करा जाता है कि हमें नेकेड आई से मतलब ऐसे ही अपनी आंखों से नहीं देखना है। ओके, इडियम है नैरो एस्केप। नैरो एस्केप, अब देखिए एस्केप का मतलब क्या होता है? बच निकलना, और नैरो मतलब बहुत पतला। इसका मतलब ये है कि बाल-बाल बचना। नैरो एस्केप का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से बाल-बाल बचे हों। मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बस ही वाज़ अबाउट टू डाई बट ही एस्केप्ड नैरोली। ओके, मतलब वो बहुत बाल-बाल बचा है। ही वाज़ जस्ट अबाउट टू गेट एक्सीडेंट बट ही वाज नैरोली एस्केप्ड। तो मतलब वो बहुत ही बाल बाल बच गया आज तक, है ना। नो सूनर डिड वी रन आउट ऑफ द बर्निंग हाउस देन इट कोलैप्स्ड।
कि हम सिर्फ बर्निंग हाउस से बाहर निकले ही नहीं थे कि एकदम घर कोलैप्स हो गया, मतलब जैसे ही हम निकले फौरन कोलैप्स हो गया। इट वाज इंडीड अ नैरो एस्केप। वो बहुत एक नैरो एस्केप था कि हम बाल-बाल बचे हैं। सपोज़ कीजिए एक लोग हैं, उनका घर जो है वो जल गया, झोपड़ी जल गई और ये जस्ट तभी के तभी एकदम बाहर से जैसे ही निकले, जैसे ही ये बाहर आए हैं, ये घर जो है वो टूट कर गिर पड़ा। मतलब ये बच गए, एकदम बाल-बाल बचे। शायद 1 सेकंड भी इधर-उधर होता तो ये कभी भी नहीं बच पाते, है ना? तो दैट वाज़ अ नैरो एस्केप। तो इस तरह से हम लोग नैरो एस्केप का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है नेक्स्ट इडियम है नेवर माइंड, जिसका मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं। जैसे हम कहते हैं ना डोंट माइंड, नेवर माइंड, मतलब कोई बात नहीं। कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? सेंटेंस नेवर माइंड इफ यू कैन नॉट अरेंज फॉर द बुक्स आई हैड आस्क्ड फॉर। तो कोई बात नहीं, अगर आप बुक अरेंज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, है ना? जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आप सपोज़ घर में कुछ ऐसा काम था, ज़रूरी था, बट वो नहीं हो पाया, तो दूसरा कह रहा है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा भी मैनेज कर लेंगे, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड नेवर माइंड। इसके बाद नेक्स्ट इडियम आता है नेक्स्ट टू नथिंग। अब देखिए, नेक्स्ट टू मतलब उसके अलावा या जो है उसके अलग, उससे आगे। नथिंग मतलब एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब है कि ये बिल्कुल नथिंग का एक सिनोनियम ले लो आप, है ना? कि नथिंग का पर्यायवाची है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुछ नहीं हो, है ना? तो करीब-करीब कुछ भी नहीं, तो वो होता है नेक्स्ट टू नथिंग। सेंटेंस द चिल्ड्रन हैव ईटन द एंटायर लोफ ऑफ ब्रेड एंड देयर इज नेक्स्ट टू नथिंग लेफ्ट। मतलब बिल्कुल भी करीब-करीब कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने सारा का सारा जो लोफ ऑफ ब्रेड है, मतलब जितने भी ब्रेड पीसेस थे वो लोग खा चुके हैं। नेक्स्ट इडियम है 9 डेज़ वंडर। इसका मतलब है केवल थोड़े ही दिनों के लिए ध्यान आकर्षित करने वाली कोई नई चीज़। ओके? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि 4 दिन की चाँदनी है, तो दैट इज़ 9 डेज़ वंडर, है ना? अब हिंदी में तो 4 दिन की चाँदनी होता है, बट इंग्लिश में उसे 9 डेज़ वंडर बोला जाता है। जैसे आप किसी बच्चे को कोई खिलौना दे दो, तो वो क्या करेंगे, कुछ दिन तो उसके साथ खेलेंगे, फिर वो उससे बोर हो जाएँगे, फिर वो उसको छुएँगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं। तो दैट इज़ 9 डेज़ वंडर। ओके? सेंटेंस मेनी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव प्रूव्ड जस्ट 9 डेज वंडर्स। ऐसे बहुत सी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं या ऐसे बहुत से आविष्कार हैं, वैज्ञानिक आविष्कार हैं जो बिल्कुल ऐसे हुए हैं जैसे 9 डेज वंडर। मतलब कुछ दिन तो उनका कुछ काम हुआ, उसके बाद कोई यूज ही नहीं हुआ, कभी किसी ने देखा ही नहीं उनकी तरफ। तो दैट इज जस्ट 9 डेज वंडर्स। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये इडियम है निप इन द बड। इसका मतलब होता है कोई चीज प्रारंभ में ही, बाल्यावस्था में ही खत्म कर देना। तो निप इन द बड, बड मतलब जैसे आपने देखा होगा जब एक पेड़ पे एक फ्लावर उगता है या कोई फ्रूट उगता है तो सबसे पहले बड होती है। तो बड मतलब जब वो शुरुआत है उसकी तो वो बड है, और उसमें ही निप मतलब उसमें ही खत्म हो जाए, है ना? तो निप इन द बड मतलब कोई चीज प्रारंभ में ही या बाल्यावस्था में ही, मतलब जिस वक्त वो छोटी है तभी वो खत्म हो जाए या उसका विनाश हो जाए, दैट इज कॉल्ड निप इन द बड। द गवर्नमेंट निप्ड द रिवॉल्ट इन द बड, कि मतलब जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या करा, जो रिवॉल्ट था उसको निप कर दिया बड में ही, मतलब जैसे ही वो शुरू भी नहीं हुआ था तभी के तभी उसको खत्म कर दिया। ओके, मतलब रिवॉल्ट को बढ़ने नहीं दिया। नेक्स्ट इडियम है नो लव लॉस्ट बिटवीन। बिल्कुल सिंपल है। देखिए, नो लव कोई लव नहीं है और लॉस्ट है दोनों में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में अनबन है, दुश्मनी होना, है ना? अनबन होना, दुश्मनी होना, नो लव लॉस्ट। ओके, आप इसे ऐसे याद कर लो कि लव लॉस्ट, तो जब लव लॉस्ट हो गया मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है ना? तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। ठीक है? सेंटेंस Although Mr. Sharma and Mr. Verma do not quarrel openly, there is no love lost between them. भले ही मिस्टर शर्मा और मिस्टर वर्मा सबके बीच में ना लड़ते हो या बिल्कुल आमने सामने होकर तब ऐसे ना लड़ते हो सब में खुले में, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, दोनों एक दूसरे में अनबन चलती है। ठीक है? नेक्स्ट इडियम आ जाता है नो मैटर। तो कुछ भी हो तो भी, जैसे हम कहते हैं ना नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? जैसे हम बोलते हैं ना चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, तो उसके लिए बोला जाता है नो मैटर। नो मैटर वेयर द थीफ ट्राइज टू हाइड द पुलिस विल फाइंड हिम आउट। चाहे कहीं भी या कुछ भी हो जाए, पुलिस कितना भी, सॉरी थीफ, चोर कितना भी छुपने की कोशिश कर ले, लेकिन जो पुलिस है वो उसको ढूंढ ही निकालेगी। नेक्स्ट इडियम है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। इसका मतलब होता है निचले दर्जे का होना। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पर हायरार्की या पोजीशन की बात चलती है, तो कभी-कभी कुछ लोग इतने ज़्यादा निचले दर्जे पर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। मोस्ट ऑफ द इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स आर नॉट इवन फिट टू होल्ड अ कैंडल टू शेक्सपियर।
वो शेक्सपियर के आगे कुछ भी नहीं है। बहुत से ऐसे पोएट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं इंग्लिश के, जो शेक्सपियर के आगे कुछ भी नहीं है। ओके, तो नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। ओके, नेक्स्ट, नॉट ऑन योर लाइफ, इसका मीनिंग होता है बिल्कुल नहीं। इसको बोल सकते हैं, आई आस्क्ड अशोक इफ ही वाज इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग पॉलिटिक्स एंड ही रिटॉर्टेड नो ऑन योर लाइफ, नॉट ऑन योर लाइफ और नॉट ऑन माय लाइफ। इसका मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, नेक्स्ट इडियम है नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। इसका मतलब है नालायक व्यक्ति, मतलब जो किसी चीज के योग्य ना। ओके, I had employed him as he had bought good certificates, but I found out that he was really not worth his salt. मतलब मैंने जब एक एम्प्लॉय किया था, एक लड़के को अपने कान पे रखा, अपने यहाँ काम पर रखा था, तो वो बहुत ज़्यादा, उसके पास अच्छे-अच्छे सर्टिफिकेट्स थे जो वो अपने साथ लाया था। लेकिन जल्दी ही मुझे पता लग गया कि जितने उसके सर्टिफिकेट में था वो उसके लायक है ही नहीं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। नेक्स्ट ईडियम पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट ईडियम है नाउ एंड देन। तो इसका मीनिंग होता है कभी कभी, और सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डोंट फील ऑफन इल बट नाउ एंड देन आई डू कैच कोल्ड। मुझे आई डोंट ऑफन फॉल इल, मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ती हूँ, बट नाउ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कोल्ड होने वाला है। ओके, तो इस तरह से हम इसके ईडियम्स को लिख सकते हैं। और भी बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम पे, देखते हैं नेक्स्ट ईडियम क्या है। नेक्स्ट ईडियम है नल एंड वॉइड। देखिए, नल एंड वॉइड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को खारिज कर दो, मतलब खत्म कर दो, व्यर्थ, जो व्यर्थ हो, जिसका कोई यूज ही ना हो, जो वेन हो, व्यर्थ हो, वेस्ट हो। ओके, जो वेन हो बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, दिस ऑफर इज ओपन फॉर 6 months आफ्टर विच इट विल बिकम नल एंड वॉइड। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही वैलिड है, उसके बाद ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब व्यर्थ हो जाएगा, मतलब इसका कोई यूज नहीं रह जाएगा, यूजलेस। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ओके, ऑफ अ पीस, इसका मतलब होता है समान, मतलब एक जैसा। राम एंड श्याम आर ऑफ अ पीस इन द जनरल कंडक्ट। तो जनरल कंडक्ट में राम और श्याम दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों की क्वालिटी एक ही है। ईडियम होता है ऑफ लेट, जिसका मीनिंग होता है आजकल। ऑफ माई लेट, ऑफ लेट मेनी गर्ल्स हैव स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक बॉयज। मतलब आजकल लड़कियों ने भी लड़कों के जैसा ड्रेसअप होना शुरू कर दिया है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ईडियम पे। नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास ऑफ एंड ऑन। तो इसका मीनिंग क्या होता है, कभी कभी, अनियमित रूप से ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ही ड्रॉप्स इन ऑफ एंड ऑन फॉर अ चैट विद मी। ओके, नेक्स्ट ईडियम पढ़ते हैं। ऑफ वंस हेड, इसका मीनिंग होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। हाउ कैन यू से आई वोंट हेल्प यू, आर यू ऑफ योर हेड। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट ईडियम है ऑयली टंग, खुशामद की भाषा। सेंटेंस, आई हैव सीन मेनी पीपल फॉलिंग प्रे टू हिज ऑयली टंग। तो खुशामद की भाषा मतलब एक तरह से बटरिंग करना, जैसे हम कहते हैं ना बटरिंग मत करो, तो दैट इज ऑयली टंग। नेक्स्ट ईडियम है ऑन एज, इसका मतलब है उत्सुकता से बेचैन होना। एक्सपेक्टिंग हिज एग्जामिनेशन रिजल्ट एनी मोमेंट, ही वॉज ऑन एन एज थ्रू आउट। ओके, मतलब वो बहुत ज्यादा बेचैन है उत्सुकता के कारण, क्योंकि उसका रिजल्ट आने वाला है। इडियम्स स्टार्टिंग विद ओ। अब हम वो सारे इडियम्स पढ़ रहे हैं जो कि ओ से स्टार्ट होते हैं। ऑन वंस गार्ड्स और ऑन वंस गार्ड, मीनिंग क्या होता है, सावधान रहना, सचेत रहना। सेंटेंस, ही ट्राइड टू ट्रिक मी बट आई वॉज ऑन माई गार्ड। नेक्स्ट इडियम है वन वंस लास्ट लेग्स। इट इज ऑन वंस लास्ट लेग्स, इट इज ऑन वंस लास्ट लेग्स। इसका मीनिंग हो जाता है खत्म होने की तैयारी में होना। फॉर एग्जाम्पल, दिस होटल प्रोजेक्ट इज ऑन द लास्ट लेग्स नाउ। मतलब वो बिल्कुल एंड समय पर चल रहा है, बिल्कुल अंत समय पर है। ऑन पर्पस, इसका मीनिंग होता है जानबूझकर। सेंटेंस होता है आई सस्पेक्ट ही मेड दैट मिस्टेक और पर्पस। मुझे शक है कि उसने ये योजना बनाई है, ये पर्पस बनाया है। ऑन द अलर्ट, इसका मतलब है सावधान। द कमांडर आज द गार्ड्स टू बी ऑन द अलर्ट, मतलब बिल्कुल सावधान हो जाए। ऑन द डबल, इसका मतलब होता है एकदम, जल्द। ओके, डबल अप टू योर क्वार्टर सोल्जर्स। ओके, ऑन द ईव ऑफ, किसी कार्य का समय आ पहुंचने पर।
सेंटेंस क्या लिख सकते हैं, ऑन द ईव ऑफ हिज मैरिज ही फेल इल। ओके, नेक्स्ट इडियम, ऑन द लुकआउट। इसका मीनिंग होता है सावधान रहना या सचेत रहना। सेंटेंस, द पुलिस इंस्पेक्टर आस्क्ड ऑल कांस्टेबल्स टू बी ऑन लुक आउट फॉर द थीफ। इडियम है ऑन द स्पॉट, जिसका मीनिंग है तत्काल, उसी क्षण। सेंटेंस है ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग ऑन मेड, ड्यूरिंग पुलिस फायरिंग वन मेड डाइड ऑन द स्पॉट। ऑफ द वेन, सॉरी इट इज ऑन द वेन, प्रभाव काम कर होते जाना। सेंटेंस है द ब्रिटिश एम्पायर्स इन्फ्लुएंस इज नाउ ऑन द वेन। इसका ईडियम हो जाएगा ऑन द होल, दैट इज साधारणतया। और सेंटेंस हो जाता है आई हैव साइट डाउट्स एंड सर्टेन थिंग्स। ओके, आई हैव स्लाइट डाउट्स, ये क्या लिखा हुआ है, आई हैव स्लाइट डाउट्स एंड सर्टेन थिंग्स बट ऑन द होल आई एग्री विद यू। ओके, नेक्स्ट ईडियम है ऑन टाइम, मतलब आप समय पर हैं। इसका मतलब आप समय पर हैं। डिड यू रीच ऑफिस ऑन टाइम टुडे। नेक्स्ट इडियम है वंस एंड फॉर ऑल। इसका मतलब है आखिरी बार, निश्चित रूप से। सेंटेंस है आई एम वार्निंग यू वंस एंड फॉर ऑल टू मेंड योर वेज, मतलब अपने आप को सुधार लो। इडियम है वंस इन अ वाइल, मतलब कभी कभी, एक आध बार। तो हम बोल सकते हैं अर्लियर आई यूज्ड टू सी अ फिल्म एवरी संडे बट नाउ आई ओनली वंस इन अ वाइल। इडियम वंस अपॉन अ टाइम, मीनिंग हो जाता है प्राचीन काल में। सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग हु वाज वेरी पावरफुल। इडियम है इस वक्त वन एंड ऑल, उसका मीनिंग हो जाता है सबके सब। और सेंटेंस है द सोल्जर्स वन एंड ऑल वर ड्रंक, मतलब सभी के सब। ओपन फायर, गोली चलाना, प्रारंभ करना। सेंटेंस द एज द एनिमी अप्रोच्ड वी ओपन फायर। ओपन हैंडेड मैन, तो इसका मतलब हो जाता है रुपए उदारता से खर्च करने वाला व्यक्ति। सेंटेंस ही इज एन ओपन माइंडेड ओपन हैंडेड मैन and will certainly help you without money. He is an open-handed man and will certainly help you with money. ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है ओपन हार्टेड मैन। इसका मीनिंग हो जाता है खुले दिल का आदमी। और सेंटेंस हो जाता है ही इज एन ओपन हार्टेड पर्सन एंड लाइक्ड बाय ऑल। नेक्स्ट इडियम है ओपन माइंड, जिसका अर्थ होता है किसी बात पर निर्णय पर ना पहुंचना। आई हैव एन ओपन माइंड ऑन दिस क्वेश्चन। इडियम है ओपन वंस माइंड, जिसका मीनिंग हो जाता है अपने गुप्त विचार बता देना। सेंटेंस है शी ओपनड हर माइंड टू मी एंड टोल्ड मी दैट शी वाज इन लव विद हिम। ओपन क्वेश्चन, इसका मतलब है अनिर्णित बात, मतलब जिसका कोई एक डिसीजन ना ले रखा हो, जिसका कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन ना हो पहले से, इस तरह की कोई बात। वेदर द गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट oppositions दिस proposal or not is an open question. ओपन सीक्रेट, ऐसा राज जो सबको मालूम हो गया हो। इट इज एन ओपन सीक्रेट दैट दिस फिल्म स्टार इज बेल्ट एंड वियर्स अ विग। ऑर्डर ऑफ द डे, इसका मतलब है कोई चीज या कार्य प्रचलित होना। नाउडेज जीन्स आर द ऑर्डर ऑफ द डे अमंग यूथ। नेक्स्ट इडियम है आउट एंड आउट, पूरी तरह से। ही इज आउट एंड आउट अ डोसाइल कैरेक्टर। ओके, वो डोसाइल कैरेक्टर से बिल्कुल पूरी तरह से गायब है। आउट एट एल्बोज, गरीब होना, निर्धन होना। He has suffered heavy losses in business and is now out at all elbows. Next idiom है out of breath, थक जाना, जोर जोर से सांस लेना, etc. He ran very fast and was out of breath when he reached here. Next idiom है out of date, meaning पुराना. Double-breasted coats are now out of date. आई होप कि आपको ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ में आए होंगे, याद हुए होंगे। और इसी तरह से इन सारे फ्रेजेस को अपने वाक्यों में प्रयोग जरूर कीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा वाक्य आपको याद हो सके। तब तक के लिए थैंक्स टू यू, धन्यवाद।